हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का। तो अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग टेलीग्राम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का पार्ट 02 सॉल्यूशन लेकर के मैं फिर से हाजिर हुआ हूं और उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 01 का डिटेल सॉल्यूशन अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, क्वेश्चंस को समझ भी लिए होंगे। वो 1 से लेके 15 तक क्वेश्चंस के जो आंसर मैंने बताए थे उनका सॉल्यूशन आप लोगों ने जरूर बना लिया होगा। जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो लोग पहले पार्ट 01 का जो सोल्यूशन है टेलीग्राम का वो लोग पहले उसको तैयार करें, फिर पार्ट 02 वाले सोल्यूशन में आए जहां पर क्वेश्चन नंबर 15 से आगे 15 से आगे क्वेश्चंस की शुरुआत की जाएगी। और अगर किसी को जानकारी ना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग जा करके उसको फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। तो क्वेश्चंस आप वहां से नोट करें और उसका जो सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन को हम लोग लगातार यूट्यूब पर अपलोड करते जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरह होती रहेगी। ठीक है, तो सभी लोग पार्ट 02 टेलीग्राम चैनल का पार्ट 02 करने से पहले पार्ट 01 को जरूर रिवाइज करें, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छे ढंग से होती रहे। ठीक है बेटा, तो सभी लोग कॉपी पेन को निकाल लें और फिर से एक बार ध्यान दें, जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम के सोल्यूशन को, डिटेल सोल्यूशन को पढ़ने के लिए पहले चैनल को फॉलो करें और फिर उसके बाद यूट्यूब पर टेलीग्राम क्वेश्चंस के सोल्यूशन को देखें और उसको तैयार करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं टेलीग्राम क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 के आगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों यहां से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कवर किया था और उसके सारे सोल्यूशन वीडियो में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो नए बच्चे हैं और सभी लोग तैयारी को मन लगा के करो। ठीक है, जब भी एग्जाम हो आपका, जब भी हो, लेट हो, आगे हो, अभी हो, कभी भी एग्जाम आपका हो तो आपकी तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए। जो समझदार बच्चे होते हैं इस बात पे ध्यान देते हैं मेरी प्रिपरेशन कैसी है, दुनिया भर की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको जितना समय मिल रहा है आप लोग उसको सार्थक सिद्ध करें और अपनी तैयारी को मन लगा के करें। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। किसी वस्तु के संवेग को दोगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन, इसका आंसर आया था 300%। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा को दुष्ट धारा में बदलने की क्रिया कहलाती है कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। सभी लोग जानते हो एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा और डीसी का मतलब होता है दुष्ट धारा। तो एसी को डीसी में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? रेक्टिफिकेशन, या इसको कहते हो दुष्टकरण। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं सारे आंसर्स को इसीलिए नोट कर देता हूं जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अपने अपने मीडियम में सब लोग ध्यान रखो और सब लोग अपने अपने माध्यम में पढ़ने का प्रयास करो, लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में भी ध्यान दें, जिससे आपकी जो तैयारी हो वो आगे चल के भी अच्छी रहे और आपको कभी भी ऑन द फ्यूचर कभी कोई सेंटेंस अगर बोला जाए इंग्लिश में तो आपको दिक्कत ना हो कहीं पर भी। प्रत्यावर्ती धारा को दुष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मैंने आपको बताया था कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी, जो नोन है आंसर है रेक्टिफिकेशन अर्थात दुष्टकरण। और ये काम करता कौन है? पीएन जंक्शन डायोड। याद है सभी लोगों को? जो पीएन जंक्शन डायोड होता है इसको पीएन डायोड कहते हो। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये पी सिरा होता है और ये एन सिरा। और जब आप किसी सिग्नल को पीएन जंक्शन डायोड में इनपुट के रूप में देते हो, निवेशी के रूप में, तो निर्गत आपको डीसी प्राप्त होता है। इसके लिए आप लोग पढ़ते थे रेक्टिफायर। दुष्टकारी दो प्रकार के होते थे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दुष्टकारी और पूर्ण तरंग दुष्टकारी। याद आ रहा है सभी लोगों को? दोनों से ही हम लोग क्या करते थे? एसी को डीसी में बदलते थे। बस अंतर इतना था, फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी, पूर्ण तरंग दुष्टकारी की दक्षता अधिक होती है, अपनी कॉपी में नोट कर लें, और अर्ध तरंग दुष्टकारी की दक्षता अर्थात इफिशियंसी कम होती है। अर्ध तरंग दुष्टकारी की दक्षता लगभग 40.8% होती है और फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता यानी इफिशियंसी 80% से भी ज्यादा होती है। इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। इस बात को आप लोग लर्न कर लें। और ये तो आपको पता ही चल गया कि एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेक्टिफिकेशन। टिक कर दें। चलो भाई, करेक्ट आंसर, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल आ गया, ऊपर से फूलों की बरसात हो गई, इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, जब दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दें और आवेशों के परिमाण को दोगुना कर दें। पहला चार्ज है बेटा Q1 और दूसरा है Q2 और बीच की दूरी कितनी है R। क्वेश्चन ही कह रहा है दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा करो, परिमाण को दुगना।
तो ये बताओ, अच्छा पहले जो इनके बीच फोर्स होता है वो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अगर आप नए बल की बात करो तो F डैश प्रोपोर्शनल, चलो फोन बंद हो जाता है बार बार, है ना, आवेशों के बीच की दूरी को आधा, आवेशों के परिमाण को दुगना, तो Q1 को 2Q1, Q2 को 2Q2 और बीच की दूरी को आधा करने का मतलब R/2 का होल हाफ स्क्वायर। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 2 16 16, तो ये आया 16 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर क्या होता है F, देयरफॉर F डैश प्रोपोर्शनल 16F। अगर आप ऐसा कारनामा करोगे कि चार्जेस को डबल और डिस्टेंस को आधा करोगे तो आवेशों के बीच नया वैद्युत बल पहले से 16 गुना होगा, बिकम 16 टाइम्स देन अर्लियर, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट। बिल्कुल ग्रीन सिग्नल आया, आंसर एकदम करेक्ट है। सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया सभी लोगों को? नोट करो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको सॉल्यूशंस क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा कि नहीं लगा। सॉल्यूशंस वाला टेलीग्राम क्वेश्चंस ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको प्रिपेयर करें और दोस्तों के भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में कई बार आया है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, गैसों की श्यानता, गैसों की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस पर क्या फर्क पड़ता है। देखो ईटा प्रोपोर्शनल होता है बेटा √T, और ये इस बात को बताता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मान भी बढ़ेगा। लर्न कर लो इस चीज को। अगर ये क्वेश्चन लिक्विड का होता, द्रवों का, तो ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। लेकिन प्यारे बच्चों ये सवाल है गैसों का, तो गैसों को हीट जितना करोगे उनकी विस्कोसिटी उतनी क्या होगी, बढ़ेगी। द्रवों की कम होती है, लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर को बढ़ाने पर कम होती है, गाढ़ा द्रव पतला हो जाता है गर्म करने पर। लेकिन गैसों की अगर बात करो तो गैसों की विस्कोसिटी, गैसों को जितना गर्म करोगे उनकी विस्कोसिटी हमेशा क्या होगी, गैसों की श्यानता उतनी बढ़ेगी। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है, करेक्ट आंसर। और फूलों की बरसात हो चुकी है, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ल्यूमेन मात्रक है, ल्यूमेन, बहुत बढ़िया। टॉपिक का नाम फोटोमेट्री, प्रकाश मिति है, इसको हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, ल्यूमेन तो ल्यूमेन ही रहेगा, क्यों भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है ल्यूमेन मात्रक है। ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमेन इज द फ्लक्स, ल्यूमेन इज द फ्लक्स, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा ज्योति फ्लक्स, यानी ल्यूमिनस फ्लक्स। इसको हम लोग बोलते हैं ज्योति फ्लक्स, अर्थात इसको बोलते हो ल्यूमिनस फ्लक्स। F इज इक्वल टू 4 पाई I, I को कहते हो ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लर्न कर लो, 4 पाई है सॉलिड एंगल, जिसको घन कोण कहते हो, जो कोई भी बल्ब किसी सरफेस पे बनाता है, और F को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योति फ्लक्स, इसको ल्यूमिनस फ्लक्स भी बोला जाता है, इसीलिए इसका मात्रक क्या है, ल्यूमेन है। ल्यूमिनस नाम सुना होगा ना, ल्यूमिनस। क्लियर हो गया। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया, बोलो ज्योति फ्लक्स। F इज इक्वल टू 4 पाई I। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी केस नली की त्रिज्या को आधा कर दें तो उसमें द्रव तल की ऊंचाई क्या होगी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी केस नली की किसको, रेडियस को हाफ कर दें, किसको हाफ कर दें, रेडियस को, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी केस नली की रेडियस को क्या कर दें, हाफ कर दें, रेडियस को क्या कर दें, हाफ कर दें। बेटा ये बात तुम लोग याद रखना, प्यारे बच्चे, मुन्ना लल्ला, ध्यान रखना इस बात को, भूल मत जाना। जूरियंस लॉ है ना, कुछ को मैंने पढ़ा दिया, कुछ ने पहले पढ़ रखा, कुछ आगे पढ़ेंगे, क्यों भाई, कुछ को मैंने पढ़ा दिया था, कुछ आगे पढ़ेंगे, कुछ पढ़ रहे हैं। 3 प्रकार के टेंस होते हैं ना, वही तुम समझ लो। जूरियंस लॉ, ये फ्लो ऑफ लिक्विड का क्वेश्चन है, जब उसमें सरफेस टेंशन पढ़ोगे तब का ये क्वेश्चन है। जूरियंस लॉ, जूरियंस लॉ होता है H इज इक्वल टू 2T cos थीटा बटे R। अरे डायरेक्ट क्यों बताया जाए, आंसर को क्यों रटाया जाए, आधा अधूरा ज्ञान हो जाएगा बेटा, इसलिए फार्मूला समझा करो। केस नली में चढ़े द्रव तल की ऊंचाई, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी, H इज इक्वल टू होता है 2T cos थीटा अपॉन R ρg। और यहां से प्यारे बच्चों फार्मूला आया H प्रोपोर्शनल 1 अपॉन
आर को कहते हो रेडियस ऑफ कैपिलरी, केस नली की त्रिज्या। अब सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है केस नली की रेडियस को हाफ कर दें तो द्रव तल की ऊंचाई क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर रेडियस को आधा करोगे तो आर होगा r/2, आर क्या होगा r/2, तो लिक्विड लेवल की हाइट क्या होगी डबल, तो h होगा 2h। इसका मतलब क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, दोगुनी। द्रव तल की ऊंचाई पहले से दोगुनी होगी, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम बिकम्स डबल देन अर्लियर। यूरिन्स लॉ तैयार कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है जीवन में, आगे काम आएगा लाइफ में। S = 2t cos थीटा बटे r rho g, आंसर है डबल, दैट मींस दोगुनी। क्लियर, चलो टिक कर दें, बिल्कुल सही, ग्रीन सिग्नल आ गया। फूलों की बरसात भी हो चुकी है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से नोट करो, फिर आगे वाले क्वेश्चंस को बताएं। कर लिया बेटा सभी लोगों ने। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, अगर रेडियस को करोगे हाफ तो हाइट कितनी होगी डबल। नोट कर लिया, चलिए सभी लोग नोट कर दे रहे हैं। और देखिए न्यूमेरिकल्स की भी शुरुआत हो चुकी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर भी आपको तैयार होने चाहिए और न्यूमेरिकल्स भी आपको तैयार होने चाहिए। यहां पर कैपिटल टी बेटा पृष्ठ तनाव था, जिसको सरफेस टेंशन कहते हो, है ना। जो वीडियो हम डाला करें उसमें जरा पूरा पढ़ा करो, यूट्यूब पर जो अपलोड किया करें थ्योरी वाला भी, कल क्वेश्चंस वाले वीडियो को मत देखा करो, ठीक। आप लोग पूरे वीडियो बहुत ध्यान से देखा करो, है ना। जब तक टॉपिक नहीं क्लियर होगा तब तक आधी अधूरी तैयारी आपकी रहेगी। कितने क्वेश्चन हो गए, लोग तो भूल गए। अब लाइव भी नहीं होगी, हमको बता पाओ, गड़बड़ हो गई। एक विस्कोसिटी वाला था 16, ल्यूमेन वाला 17, सही है ना, 17, और ये 18 था जहां तक। क्वेश्चन नंबर 19 चलेगा क्या, सही है हम। चलो देखा जाए जैसा हो, कमेंट करके बताना अगर सही था तो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर बच्चों 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है यदि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। बहुत अच्छा, सभी लोग जानते हो डॉट प्रोडक्ट होता है a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। सवाल कह रहा है दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, तो यार a डॉट b कितना 0, तो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। बहुत अच्छी बात, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताओ। a डॉट b बराबर ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, और जब ab cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, और cos थीटा इज इक्वल टू 0 वैल्यू कहां होती है 90, इसलिए थीटा इज इक्वल टू आंसर क्या होगा 90। इसको लर्न भी कर लो कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर परस्पर लंब हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, बोलो, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन का सही आंसर है 90, टिक कर दिया जाए। चलिए बिल्कुल सही, ग्रीन सिग्नल आया, बहुत अच्छा, अधिकतर बच्चों ने सही आंसर दिया है क्वेश्चन का, है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यदि सदिशों i प्लस जे और k के बीच बनने वाला कोण क्या होगा। i प्लस जे, तो बेटा a वेक्टर को उलट कर लेना i प्लस जे, वैसे तो मैंने इसका डायरेक्ट आपको मेथड बताया था, और b वेक्टर को आप उलट कर लेना k कैप, ओके है, कैप ऊपर नहीं लगा है, और उसने कहा एंगल बताओ, तो सभी लोग जानते हो एंगल का फार्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन ab। अगर आप डॉट निकालोगे तो i प्लस जे डॉट k, और यहां पर कितना ab, तो ये आया √2, इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस आया 1। लेकिन ऊपर कहानी गड़बड़ हो रही है, यहां पर i प्लस जे है, यहां पर k है, इसका मतलब ये क्या आएगा 0 अपॉन दिस, और जब कोई भी वैल्यू 0 हो तो आंसर क्या आएगी 0। और अभी ऊपर क्या पड़ा, cos थीटा 0 कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बच्चों चलें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, किसी गतिशील वस्तु का वेग निम्न में से ज्ञात होगा। द वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड, है ना। वेलोसिटी किससे आती है, वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। एस क्या है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या है, समय, और ये लिखा है dy बाई dx, जिसको कहते हो ढलान यानी स्लोप। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि वेलोसिटी किससे आएगी, वेलोसिटी आएगी स्लोप ऑफ st ग्राफ। अगर आप विस्थापन समय ग्राफ की ढलान को निकाल लें
तो आपको वेलोसिटी प्राप्त होगी। फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। वेलोसिटी को निकालने का फार्मूला v = ds/dt, लेकिन ग्राफिकल मेथड में st ग्राफ की ढलान, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हुआ? कुछ गलत हो गया क्या? किसी वस्तु का वेग निम्न में से ज्ञात होता है। वेलोसिटी का फार्मूला v = ds/dt, और ds/dt को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी होगी, करेक्ट है बेटा, ऐसा यहां पर डिस्प्लेसमेंट t है टाइम, तो अगर विस्थापन समय की स्लोप निकाल लो तो वेलोसिटी मिलेगी। इसमें गलत आंसर टिक हो गया था, इसलिए आपको गलत शो कर रहा होगा। मैंने नीचे लिखा भी था कि इस क्वेश्चन का ये आंसर जो मैंने टिक किया है वो गलत है। वेग समय ग्राफ की ढलान ये नहीं होगा, आंसर ये सही है जो मैंने बताया, बाय द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। st ग्राफ की अगर आप स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी। सभी लोग समझ गए ना? जो नए बच्चे हैं कतई कंफ्यूज ना हो। जब ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था तो मैंने इसमें गलत आंसर टिक कर दिया था, हो गया था बाय द मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, और फिर मैंने इसे क्लियरेशन लिखा भी था कि इसका ये आंसर सही नहीं है, आप लोग इस आंसर को सही करें, और आई होप आप लोगों ने आंसर को सही कर भी लिया होगा। ठीक है, इसका सही आंसर है वेलोसिटी को निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी स्लोप। क्या निकालनी पड़ेगी? स्लोप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 स्वप्रेरण का मात्रक है। फिर से हम क्वेश्चन भूल रहे हैं, ये बड़ा गड़बड़ काम है यार। 16, 17, 18, 19, 20, 21 हो गया, 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इसीलिए मैं आगे से सीधे नंबर डालने लगा था। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होगा? याद है बेटा सभी को? स्वप्रेरण गुणांक इसको कहते हो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको किससे व्यक्त करते हो? एल से। ठीक, और एल का फार्मूला क्या होता था? -e अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और बच्चों इसकी यूनिट क्या होती थी? हेनरी। हैं, लर्न कर लो सभी लोग। हेनरी किसकी किसकी यूनिट है? हेनरी एल की भी यूनिट है और हेनरी एम की भी यूनिट है। एम को क्या बोलते हो? अन्योन्य प्रेरण गुणांक, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और एल को क्या बोलते हो? स्वप्रेरण गुणांक, मींस सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? नोट कर लें। तो स्वप्रेरण गुणांक यानी सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यूनिट क्या होती है बच्चों? हेनरी। टिक कर दिया जाए। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, ग्रीन सिग्नल आ गया। फूलों की बरसात हो चुकी है। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। सॉल्यूशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट जरूर करें, लिखा जरूर करें कि आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। और जो नए बच्चे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है हेनरी, और टेलीग्राम चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन पे जाएं, उसके लिंक को फॉलो करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। क्वेश्चन नंबर 23, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान क्या कहलाता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एफएस, और क्वेश्चन कह रहा है एफएस की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है? सभी लोग जानते हो जो एफएस होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, उसका काम क्या है? बॉडी को रेस्ट में रखना। किसी भी बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो बॉडी को रेस्ट में रखता है। लेकिन जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगातार बढ़ाओगे तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि बॉडी क्या होने लगती है? मोशन के स्टेट में आने वाली होती है, और ऐसी दशा में फ्रिक्शन होता है एफएस मैक्स, और एफएस मैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, अर्थात इसी को आप लोग बोलते हो सीमांत घर्षण। कौन सा घर्षण? सीमांत घर्षण का मीन्स होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। स्टैटिक घर्षण का अधिकतम मान क्या कहलाता है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, अर्थात इसको सीमांत घर्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अर्धचालकों को गर्म करने पर उनका वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर का टॉपिक है, इसको जरूर तैयार करो, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बच्चों जितने भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं अर्धचालक, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, आप लोग ज्यादा ही पढ़ते हो, इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा
माइनस में होता है। ये स्वयं में एक ऑब्जेक्टिव है, तैयार कर लो। निम्न में से ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, आंसर है अर्धचालक सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर की जब अल्फा वैल्यू माइनस में होगी तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है RT = R0 1 + अल्फा टी। और अल्फा की वैल्यू अगर माइनस में होगी तो क्या रिलेशन बनेगा कि टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा, तो ताप बढ़ने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि अर्धचालकों को गर्म करने पर उनका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होगा, सेमीकंडक्टर को गर्म करने पर उनका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस घटेगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। अधिकांश बच्चों ने आंसर गलत दिया इस क्वेश्चन का। इससे यह पता चल रहा है कि आप लोगों को अभी ये टॉपिक क्लियर नहीं है। तो अब आप लोग क्लियर कर लें कि सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, माइनस में। और अल्फा की वैल्यू अगर माइनस में होगी तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 25 में। कोई बच्चे कह रहे थे सर थोड़ा सा और बड़ा लिख दिया करिए। बच्चों मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, आप इस बात को जानते हो, मैं इसी मार्कर वाले बोर्ड में आंसर्स बताता हूं, इसलिए थोड़ा सा गैप लेके चलना पड़ता। फिर भी मेरे हिसाब से पर्याप्त है, सभी को दिख रहा होगा। अगर किसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को ऐसे देखो, मोबाइल फोन को ऐसे लेटरली नहीं हॉरिजॉन्टली कर लिया करो स्क्रीन को, तो जल्दी समझ में आएगा। याद है ना 6 की और ऊर्ध्वाधर, तो बस 36 कर लिया करो, जूम कर लिया करो, पॉज कर दिया करो, जल्दी आंसर क्लियर होगा। तो सभी को बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े। किसी चालक तार को खींचने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक तार को खींचने पर उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप किसी कंडक्टर को खींचोगे तो उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है ρ = RA/L, ρ = RA/L। लेकिन क्या ये फंडामेंटल फार्मूला है ना। A इज द एरिया, L इज द लेंथ, ये मुख्य सूत्र नहीं है। मुख्य सूत्र दूसरा होता है बेटा, ρ = RA/L। ये मेन फार्मूला नहीं है, मेन फार्मूला होता है m/n²τ। ठीक। और इस फार्मूले में आप देखो ना तो A है ना तो L है। इससे ये पता चला m क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल, E क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और N क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हमको क्या पता चला कि जैसे जैसे आप सेमीकंडक्टर को रेजिस्टेंस को क्या कह रहा है, कैसे पढ़ें, एक मिनट, किसी चालक तार को खींचने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध, हाँ बिल्कुल सही है। अगर आप रो की बात करोगे तो रो पर ए और एल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो तार को खींचने पर रो की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि सूत्र में ना तो ए है ना तो एल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग उसको तैयार कर लें। तार को खींचने पर रो के मान में कोई बदलाव नहीं आता। आंसर नंबर सी अपरिवर्तित होगा। तो क्वेश्चन आपको तैयार हो गया होगा। ऑन स्ट्रेचिंग एनी कंडक्टर इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटेल सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन को तैयार किया करो। रब कर दें, सीरियल याद रखना यार, भूलना जाना है। 25 हो चुके हैं क्वेश्चन, 26 करना है, 26 करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करते चलो, नोट करते चलो और बिल्कुल तैयार करते चलो। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करो। पूरा वीडियो ध्यान से देख करके सॉल्यूशन को बनाओ, बीच बीच में स्किप मत किया करो। गड़बड़ कर देते हो काम, तभी तो तैयारी अच्छी नहीं हो पाती प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दें तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, उम्दा, शानदार क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक का नाम कूलॉम्स लॉ। कोई भी दो चार्ज, थोड़ा सा रंगीन कर दें, कोई भी दो चार्ज, सपोज दैट पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, बीच की दूरी है R, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक को भर दिया K। अब सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर से स्क्रीन बंद हो गई। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम को रख दें तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। याद करो, डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 R² होता है। तो Fm प्रोपोर्शनल 1/K होता है। और K को क्या कहते हो, माध्यम का परावैद्युतांक, मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो क्या पता चल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रखने पर
जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा मीडियम के प्रेजेंस में, एफएम का मतलब क्या हुआ, माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो हमको क्या पता चला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रखने पर जैसे आप के को पुट करोगे तो वैद्युत बल अर्थात इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। के जितना बढ़ेगा एफएम उतना कम होगा। तो क्वेश्चन का सही आंसर है कि अगर दो चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी टिक कर दें, चलो टिक करते हैं, वेरी गुड, ग्रीन सिग्नल आंसर। फिर तो सही, इसको याद कर लें। थोड़ा सा तक मैं पानी पी लूं, आप लोगों को पीना है क्या? चलो घर पे होगा, पी लो जाके, बाहर निकलो, बर्तन उठाओ, पानी पियो, आगे बढ़ो, हैं? हम तुमको यहाँ कहां से पानी दे दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर दो चार्जेस के बीच में अगर हम लोग क्या पुट कर दें, अगर दो चार्जेस के बीच में हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख दें तो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जानते हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखने पर जो फोर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एक मिनट रुक के जरा ठहरो, जरा थामो, इंतजार करो। वारे वाह, तो क्या दुनिया बनाई है। अगर जलना होता तो किसी का जलवा ना होता है। हाँ? चलो थोड़ा रिलैक्स हुआ, बहुत मेहनत करी जा रही है आपके लिए, आप लोग भी मेहनत करें, चीजों को तैयार करें। तो सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन का सही आंसर क्या था कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। धातु का परावैद्युतांक, ये तो यार बहुत ही सिंपल है। क्यों भाई? किसी भी मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल के लिए की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। वाटर के लिए, जल के लिए बोलो, जल के लिए के का मान कितना होता है? कमेंट में लिखो, चलो सब लोग, सभी लोग कमेंट में लिखो। वाटर के लिए के का मान और ग्लास के लिए के का मान। वाटर के लिए के का मान और ग्लास लिखो सभी लोग कमेंट में। चलो फुर्सत ना बैठो, कुछ काम करो। चलो हीरे के लिए लिखो, डायमंड के लिए के का मान। ये तीनों आंसर सभी लोग कमेंट करो, कॉमा लगा के लिखते जाओ आंसर को और कमेंट सेक्शन में लिखो। अगले वीडियो में सही आंसर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। लिखना सब लोग, ठीक है? कमेंट करो सभी लोग तीनों आंसर लिख करके। जल के लिए के का मान परावैद्युतांक, कांच का परावैद्युतांक, हीरे का परावैद्युतांक। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 लाइक करते जाओ वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो। सॉल्यूशन, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक, यही तो मैंने अभी आपसे पहले ही बोला था, है? अभी ऊपर एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनको अर्धचालक कहते हो, इनके लिए अल्फा की वैल्यू होती है नेगेटिव, है? और अल्फा को क्या कहते हो? प्रतिरोध ताप गुणांक। चलो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत जल्दी सवाल लग रहा है यहाँ पे, है? चुंबकशीलता का मात्रक है, वन लाइनर है ना लास्ट वाले। द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी, याद है सभी को, म्यू नॉट, और म्यू नॉट की यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ लर्न कर लो एप्सिलॉन नॉट कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और साथ में दोनों को रिलेशन भी पढ़ के जाना पेपर में। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। सी को कहते हो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो अपने से तो खैर म्यू नॉट पूछा था, इसलिए म्यू नॉट का सही आंसर क्या होगा? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, लो हमने भी टिक कर दिया, बहुत अच्छा। 78% बच्चों ने सही आंसर दिया है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको लर्न है तो लर्न होना भी चाहिए। म्यू नॉट को क्या बोलते हो? निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट का अंतिम मान क्या होता है? सीरियल नंबर याद रखना 29 है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7। क्या चल रहा है? टेलीग्राम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चल रहा है सर। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन बच्चों ने फॉलो ना किया फॉलो कर लो और तैयारी को इंप्रूव करो। उसमें सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आप जाके पढ़ें। सॉल्यूशन के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी सब लोग सब्सक्राइब करो और भी बच्चों को बताओ, जिससे अपनी यूट्यूब फैमिली लगातार बढ़ती जाए। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है, मैं भूल जाता हूं इसलिए मैंने रफ नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 30,
क्वेश्चन नंबर 30, किसी वस्तु का वेग परिवर्तन ज्ञात होता है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। अच्छा बताओ, एक्सीलरेशन यानी त्वरण का सूत्र होता है a बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा वी बराबर a इंटू डेल्टा टी। a क्या है, एक्सीलरेशन, और डेल्टा टी समय अंतराल है। तो अगर हम a और t के बीच ग्राफ बना दें, टाइम एक्सिस और एक्सीलरेशन, और कोई ग्राफ बना दें, तो ये ग्राफ हमको क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो आंसर क्या है, एटी ग्राफ। वेग परिवर्तन की गणना निम्न में से किस ग्राफ के द्वारा की जाती है, आंसर है एटी ग्राफ फ्रॉम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। सभी को समझ में आ गया बेटा? अगर y अक्ष में a और x में t को ले लें और ग्राफ बना दें, और इस ग्राफ का एरिया अगर निकाल लिया जाए तो आपको वेलोसिटी में चेंज मिल जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्लियर? सही कर दे क्या? चलो कर दे भाई, करेक्ट आंसर, क्लियर? 45% बच्चों ने सही आंसर दिया, बाकी सब गलत आंसर दे दिया। तेरे की क्या करवाते देखते हो भाई तुम लोग हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, कभी कदार गलती हो जाती है। 30 क्वेश्चन हो गए क्या पूरे? 31 तक करा दें, 15 तो पहले ही बता दिए थे यार, 15 आप बता दिए, वो तो गए 30 फिलहाल, यहीं से रोक दिया जाए। तो चलो भाई फिर यहीं से क्वेश्चंस को हम लोग समाप्त करते हैं। 1 से 15 हो गए और 16 से लेके 30 हो गए। एक क्वेश्चन और कर दें क्या, 31 पूरा पूरा रखो, सही है। 15 से 30, 1 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से आगे फिर 15, सही रहेगा ये? चलो यहीं तक रखते हैं फिलहाल। तो सभी बच्चों को पूरा सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, है ना? कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो पार्ट 202 भी कैसा लगा। पार्ट 01 पहले तैयार करो, फिर पार्ट 02 तैयार करो। ये मत देखा करो कि ज्यादा पार्ट में बन रहा, ये देखा करो कि हमको कितनी तैयारी हो रही है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग पहले पार्ट 01, पार्ट 02 दोनों तैयार करें। और फिर से वही बात, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके उसको फॉलो करें जिन बच्चों ने अभी नहीं टेलीग्राम फॉलो किया है। और यूट्यूब चैनल तो आप लोग जानते ही हो, और अगर किसी को सर्च भी करना हो टेलीग्राम चैनल, मैं लिख भी देता हूं, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। टेलीग्राम, टेलीग्राम, ये कोई गांव नहीं तो पहुंच जाओ, टेलीग्राम पे तो ग्राम तो लिखा था, तो टेली ढूंढने लगो जाके। टेलीग्राम जो चैनल होता है, ध्यान रखना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, जिसके पास ना हो प्ले स्टोर में जाओ, डालो टेलीग्राम, आ जाएगा, डाउनलोड करो, हैं? उस पर जाओ, सर्च करो, टेलीग्राम चैनल सर्च करो, कंपटीशन फिजिक्स बाई आशीष, स्पेलिंग सही डालना, जो सब चौपट कर दो, ऐसे 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 ग्राफ के अंदर चले गए आशीष सर, है कंपटीशन फिजिक्स बाई आशीष सर, बस ये टेलीग्राम चैनल है और यही यूट्यूब चैनल है यार, ये तो देख ही रहे हो, सबको पता है, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं आपको, ठीक? तो बस इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके सारे कोई काम छोड़ा जाए, पूरा काम करके देंगे, परफेक्ट एकदम जानते हो, ठीक है? तो इसलिए ये काम जरूर करते रहो। और कंपटीशन फिर इसका फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप लोग फॉलो कर लो। उसका नाम ये नहीं है, फेसबुक में जो पेज है उसका नाम है ओनली कंपटीशन फिजिक्स, ओनली ना सर्च करना यार, कंपटीशन फिजिक्स, फेसबुक में सर्च करो कंपटीशन फिजिक्स, आ जाएगा, फॉलो करो, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। तो ऑनलाइन में जितना मुझसे हो सकता है मैं उसी प्रकार मेहनत आपके लिए कर रहा हूं जैसा ऑफलाइन में। तो आप ये कतई ना सोचें कि सर ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। बस अंतर इस बात का है कि कभी कदार थोड़ी इरेगुलरिटी हो जाती है, बाकी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आपको कैसा लगता है मेरा ये प्रयास, आप जरूर कमेंट करके बताओ, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है बेटा? तो पार्ट 02 कंप्लीट हुआ, जल्दी हम लोग टेलीग्राम चैनल का पार्ट 03 का सोल्यूशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को मन लगा करके करें और अच्छे तरीके से अपने घर वालों की बात को माने, बड़ों का सम्मान करें और अपने जीवन में लगातार आगे की ओर बढ़ें, उन्नति की ओर आगे की ओर बढ़ें और आपका सिलेक्शन हो, जिससे आपका घर, समाज, आपका स्वयं का नाम रोशन हो। मेरा तो हो ही जाएगा फिर, ठीक है? तो इसी आशा के साथ आज के वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।